बात करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होनी है। शाम 5 बजे ये कार्य समिति की बैठक की जाएगी। प्रत्यक्ष और वर्चुअल तरीके से कार्य समिति की बैठक होनी है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय से होगा बैठक का संचालन। तो काबीना मंत्री, प्रदेश महामंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। एक बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय से इस बैठक का संचालन होगा। देहरादून से बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर शाम 5 बजे कार्य समिति की बैठक होगी, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो प्रत्यक्ष और वर्चुअल तरीके से ये बैठक की जानी है, ये मीटिंग होनी है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय से बैठक का संचालन किया जाएगा। वर्चुअल तरीके से बैठक होनी है और इस बैठक में काबीना मंत्री, प्रदेश महामंत्री मौजूद रहेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण मीटिंग आज होनी है। शाम 5 बजे का समय है जब कार्य समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। देहरादून से बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होनी है। शाम 5 बजे का समय है जब बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज होगी और प्रत्यक्ष और वर्चुअल तरीके से कार्य समिति की बैठक होनी है। तो वर्चुअल तरीके के साथ साथ प्रत्यक्ष तौर पर भी कार्य समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो इस बैठक में काबीना मंत्री, प्रदेश महामंत्री मौजूद रहने वाले हैं। तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी से जितेंद्र। आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? साक्षी, आज बीजेपी जो प्रदेश की जो है कार्य समिति की बैठक है और प्रत्यक्ष और वर्चुअल दोनों रूप से ये बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस बैठक को संपन्न हो रहा है। हालांकि ये बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन बैठक में जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, ये सब मौजूद रहेंगे। इनका जो सेशन है शाम को 4 बजे के बाद का है। कैबिनेट मंत्री और प्रदेश महामंत्री अभी बैठक में है। ये प्रदेश कार्यालय जो भाजपा का है, वहाँ से वर्चुअल ये मीटिंग्स ली जा रही है और शाम को 4 बजे जनपद स्तर से जिले के पदाधिकारी जुड़ेंगे, वो भी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। और 4 बजे के बाद ये बैठक में 5 बजे तक ये बैठक अलग अलग सत्रों में चलेगी। 4 अलग अलग सत्र इस बैठक के थे। इसमें 5 बजे जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तीरथ सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल होंगे और जो प्रभारी हैं प्रदेश के दुष्यंत कुमार गौतम, वो भी मौजूद रहेंगे। जी जितेंद्र, इस बैठक में कौन से अहम बिंदु होंगे जिन पर चर्चा संभव है? मुख्य बिंदु तो अब चुनावी वर्ष है, तो संभवतः हमारे हिसाब से यही होना चाहिए कि बीजेपी अपने आगामी चुनावों की रणनीति है उसको बनाएगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है। उसी को लेकर जिला स्तर के, जनपद स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे अगर जुड़ रहे हैं और प्रदेश के प्रभारी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो जाहिर सी बात है अभी मुख्यमंत्री को उपचुनाव भी यहाँ होना है। मुख्यमंत्री को किसी सीट से चुनाव लड़ना होगा, उस पर भी विचार मंथन होगा। उसके बाद प्रदेश में जो आगे इलेक्शन होना है 2022 का विधानसभा का, उसमें भी विचार मंथन होगा और संगठन की कई कार्य योजनाएं होंगी जिनको इस पूरे वर्ष भर चलाना होगा, उस पर भी मंथन होगा और एक स्थिति को, नब्ज को भी टटोला जाएगा कि आखिर प्रदेश के जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं या ब्लॉक स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, वो कितने तैयार हैं, नाराज हैं या खुश हैं, या क्या आगे की जो रणनीति होगी सब प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद ही रणनीति बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक में प्रदेश के महामंत्री, काबीना मंत्री शामिल होंगे। तमाम ऐसे बिंदु हैं और खासतौर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज चर्चा की जाएगी। एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय से बैठक का संचालन किया जाएगा, जहां इस बैठक में
काबीना मंत्री, प्रदेश महामंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें ये बैठक प्रत्यक्ष तौर के साथ साथ वर्चुअल तरीके से भी की जानी है। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। समय तय किया गया है शाम 5 बजे। शाम 5 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक कार्य समिति की आज होनी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी इस बैठक में। एक बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर इस बैठक में काबीना मंत्री, प्रदेश महामंत्री शामिल होंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। शाम 5 बजे का समय है जब बीजेपी कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। प्रत्यक्ष और वर्चुअल दोनों ही तरीके से कार्य समिति की बैठक की जाएगी। कुछ लोग प्रत्यक्ष तौर पर आएंगे और कुछ लोग वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जैसे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लाइव आ रहे हैं। कर रहे थे तभी आपको बताएंगे कि क्या कुछ मुद्दे थे जिन पर मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली से तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। 10 लाख से किया लेकर कि अगर 12 किसी लाख हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वैक्सीन प्रतिदिन कमी देनी की है। वजह से यानी जो मौजूदा आपकी क्षमता है डेथ इसको हुई है 3 किसी गुना पेशेंट करना की, है। कुछ तो सरकार जनपदों की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, वहां पे वैक्सीनेशन पुअर है। मेरा आग्रह होगा कि आपका जनपद पिछड़ ना नहीं पाए। देखिए, हम एक प्रतिस्पर्धा करेंगे और एक विशेष पुरस्कार देंगे। कौन जनपद पहला कोरोना मुक्त हो रहा है, कौन ऐसा जनपद होगा जिसमें एक भी एक्टिव केस नहीं है और 1 सप्ताह तक कोई भी एक्टिव केस नहीं होगा, वो जनपद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शासन से विशेष रूप से पुरस्कृत होगा। एक तो इस पर हमें अभियान। दूसरा, कौन जनपद है जो पहले अपने यहां 100% सिचुएशन कर लेता है वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस के रूप में। इस पर हमें अभी से और क्वालिटी वेस्टेज को न्यूनतम स्तर पर ले जाना। हमारा प्रयास होना चाहिए नेगेटिव में चला जाए। एक वायल जो होता है 10 डोजेस जिसमें होते हैं उसमें 11 लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन क्वालिटी में के साथ कोई कंप्रोमाइज न हो। कुछ जगह शिकायतें मिली थी पिछले दिनों कि वैक्सीन के नाम पर केवल वेस्टेज, उसको जो वैक्सीन के नाम पे केवल सुई चुभाई जा रही थी, वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था और फेंक दिया जा रहा था। ऐसी शरारत कहीं ना होने पाए, इसलिए अच्छे सक्षम और ट्रेंड मैन पावर, इसीलिए हमने कहा था कि नर्सिंग की जीएनएम 3rd ईयर और 4th ईयर की जितनी भी प्रशिक्षु होंगी, बीएससी 3rd ईयर और 4th ईयर की जो प्रशिक्षु होंगी, उनकी भी ट्रेनिंग लेकर के उनको भी हम लोग इस अभियान के साथ जोड़ सकते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को हम लोगों को कोरोना को नियंत्रित करने के साथ हमें इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को बृहद अभियान चलेगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 21 जून से हम लोग कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूट देंगे। यानी जो अभी सुबह 7 बजे से सायंकाल 7 बजे तक था, ये रात्रि को 9 बजे तक के लिए छूट मिलेगी। वहां आज ही इसकी गाइडलाइन हर एक जनपद को पहुंचेगी और हर एक जनपद में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक तो पुलिस की पेट्रोलिंग, हम पुलिस विभाग के साथ बातचीत कर लें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरी मजबूती के साथ आपके जनपद में कार्य करता हुआ दिखाई दे, और इस बात को हम सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में लापरवाही की कोई गुंजाइश न हो। मास्क पहन के लोग नहीं जा रहे हैं, मास्क कभी भी शहर में निकल, मास्क सिटी के अंदर जाते हैं, दुकान में जाते हैं तो मास्क उतार के रख देते हैं। हर एक दुकानदार से भी बातचीत हो जाए कि जो व्यक्ति मास्क नहीं ना लगाया हो उसको सामान न दिया जाए।
हम इसको अनिवार्य करें और हर एक व्यक्ति मास्क लगाएं, भीड़ न होने दें, जो गाइडलाइन है उसका पालन कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, उसका खतरा बना हुआ है, वायरस कमजोर जरूर हुआ है। इसलिए इस पर हमें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, जिससे अप्रैल मई जैसी त्रासदी फिर सामने ना आने पाए। यही आप सबसे मैं कहना था कि कोरोना के साथ साथ जो थर्ड वेव की आशंका है, ये एक साथ उस समय संभावित है जब तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज आएंगी, उसी समय कोरोना की भी थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिए दोनों के प्रति सतर्कता बरतते हुए अभी सभी जनपद उसकी तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद जी। इसमें बेसिक और माध्यमिक मुख्यमंत्री योगी सुनाई दे रहे थे, तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र उनके द्वारा किया गया। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर संचारी रोग अभियान को लेकर सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोगों को लेकर भी फोकस करें, बच्चों को लेकर सावधानी बरतनी होगी, ये भी कहा गया है, क्योंकि अभी थर्ड वेव आना है और इसी को देखते हुए तमाम महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री द्वारा कही गई हैं। तो बेहतर काम करने वाले जिलों को अवार्ड दिया जाएगा। एक तरीके से कंपटीशन करते हुए, कंपटीशन रखते हुए मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कही हैं और जो जिला इस कंपटीशन में अच्छा कार्य करेगा उसको प्राइज भी दिया जाएगा। बच्चों को लेकर खासतौर से सावधानी बरतनी होगी, ये कहा गया है मुख्यमंत्री द्वारा। शुद्ध पेयजल अहम है, ये भी कहा गया है मुख्यमंत्री द्वारा। साथ ही आपको बता दें कई जिलों में स्थिति अभी अच्छी नहीं है, ये भी कहा गया है। वही बात अब हरिद्वार की, जहां पर गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी का स्नान पर्व रद्द कर दिया गया है। कोरोना के चलते निर्जला एकादशी स्नान रद्द कर दिया गया है, जहां 20 और 21 जून को जिले की सीमाएं अब सील रहेंगी। हरिद्वार गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं मिलेगी, श्रद्धालु नहीं पहुंच पाएंगे। एक बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर 20 और 21 जून को जिले की तमाम सीमाओं को सील किया जाएगा। हरिद्वार गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं मिल पाएगी। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी का पर्व देखते हुए स्नान रद्द कर दिया गया है। कोरोना के चलते यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जहां हरिद्वार गंगा स्नान के लिए अब श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं मिलेगी। तो गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी आनी है और इसी को देखते हुए फिलहाल स्नान पर्व रद्द कर दिया गया है। कोरोना के चलते निर्जला एकादशी स्नान रद्द किया गया है। 20 और 21 जून को जिले की तमाम सीमाएं सील रहेंगी, ये भी आदेश जारी किया गया है, जहां हरिद्वार गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं को एंट्री अब नहीं मिलेगी। अगर कोई सोच रहा है हरिद्वार जाने का गंगा दशहरा पर, तो आप सोच लीजिए, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के पर्व पर हरिद्वार की तमाम सीमाएं सील कर दी जाएंगी। तो 20 और 21 जून को जिले की तमाम सीमाएं सील रहेंगी। तो कोविड के चलते निर्जला एकादशी स्नान रद्द कर दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने, तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी नरेश तोमर से। नरेश तोमर, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी को देखते हुए स्नान पर्व फिलहाल रद्द कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके सामने? देखिए साथी, जिस तरह से लगातार अभी कोरोना का जो खतरा है अभी चला नहीं है, उसके चलते प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है। जिस तरह से लगातार अभी पिछले 3 दिनों से जो कोरोना के मामले हैं उनमें उछाल भी आया है। हालांकि आज फिर एक बार कोरोना संकट के जो मामले हैं वो कम दिखाई दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से गंगा स्नान को लेकर एक कदम उठाया गया, सराहनीय माना जा रहा है। और 20-21 तारीख को गंगा दशहरा एक महापर्व होता है, गंगा स्नान का एक बहुत बड़ा स्नान माना जाता है। इस दिन काफी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। तो उन्हीं से निवेदन किया गया है कि वो सांकेतिक स्नान घर पर ही रहकर करें और हरिद्वार न आए। और हरिद्वार के स्थानीय निवासी से भी इस ओर ध्यान करते हुए बात कही गई है कि घर में रहकर ही गंगा स्नान करने का कार्यक्रम रखे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जन जन डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे टिहरी की, जहां पर टिहरी में 10 जुलाई को सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑन और ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज अशोक कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जनपद टिहरी गढ़वाल की सभी न्यायालय में 10 जुलाई 2021 को सुबह 10 से 5 तक राष्ट्रीय लोक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें फौजदारी, शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक और कुटुंब मामले, भूमि अर्जन, दीवानी, राजस्व, विद्युत, जल, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति, धन वसूली आदि मामलों को शामिल किया जाएगा। तो 10 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी सिविल जज अशोक कुमार ने दी है। तो 10 जुलाई को इसका आयोजन होगा। वहां पहुंचकर तमाम जनता अपनी समस्याएं रख सकती है। वही बात अब रुड़की की, जहां पर सिविल लाइन में एक एटीएम में चोरी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक एटीएम को तोड़ने और रकम चोरी करने के इरादे से एटीएम में घुसा, लेकिन सायरन बजते ही चोर मौके से भाग गया। वही पुलिस कैमरे फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी की तलाश भी की जा रही है। आप देखिए तस्वीरें, ये वहां लगे हुए कैमरे में कैद हो चुकी हैं, किस तरीके से ये चोर एटीएम में घुसता है, लेकिन वहां के सायरन के बजने के बाद ही ये मौके से भाग जाता है। फिलहाल पुलिस इसी वीडियो के आधार पर इस चोर की तलाश में जुटी हुई है। एक प्रार्थना पत्र जो है उसका डैमेज का आया है 427 से संबंधित, तो उसमें जो है संबंधित थाना जो है कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं कि जो भी जिसने भी यह कृत्य किया है उसकी तलाश की जा रही है। वही बात अब मसूरी की, जहां पर मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ने से स्थानीय लोगों के साथ व्यवसायों में खुशी की लहर देखी जा रही है, लेकिन लोगों के आने से मसूरी के मुख्य चौराहों पर जाम लगना शुरू हो गया है, जिससे जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों को जाम के झाम से जूझना पड़ रहा है। वही कोविड नियमों को लेकर भी लोग बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है, जिसके चलते संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। तो एक बार फिर से सैलानियों की आवाजाही बढ़ चुकी है मसूरी में। आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से आप सांसद संजय सिंह लाइव आ रहे हैं। इसका मतलब आपकी मनसा भाजपाइयों प्रभु श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाना नहीं है, बल्कि चंदा चोरी करना है। अगर आज राम मंदिर के निर्माण में, उसकी गति में कोई रोक लग पा रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी की चंदा चोरी, ट्रस्ट के लोगों का भ्रष्टाचार। और इसलिए आम आदमी पार्टी स्पष्ट तौर पे कहना चाहती है, श्री राम जी का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए, और इन चंदा चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक जानकारी और शेयर करके, ये एक एरिया है, इस एरिया का नाम है प्रभु श्री रामचंद्र कोर्ट रामचंद्र।
और इस एरिया में 14,80,000 के मालियत की जमीन श्री जगदीश प्रसाद जी को महंत देवेंद्र प्रसाद जी से 14,80,000 की मालियत की जमीन 10 लाख रुपए में मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर के भतीजे दीप नारायण भाजपा के नेता को इसी एरिया में 35,60,000 की जमीन 20 लाख रुपए में मिल जाती है और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 1,60,00,000 की जमीन 4 करोड़ में मिल जाती है, 3 गुना ज्यादा दाम। ये दो उसी एरिया की जमीन मालियत से कम पर 2 लोगों को मिल जाती है और ये जमीन ट्रस्ट की उसी एरिया में। बात अब जोशीमठ की, जहां पिछले 72 घंटों से कल्प घाटी में हो रही भारी बारिश और लघु जल विद्युत निगम उर्गम की लापरवाही के चलते हेलम मुर्ग मोटर मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। वही ग्रामीणों का कहना है कि इसका जिम्मेदार लघु जल विद्युत परियोजना की नहर है। कल्पगंगा में नदी का जल स्तर बढ़ने से जगह जगह टूट हो चुकी है और इसी के चलते बात अब जोशीमठ की, जहां पर लगातार 48 घंटों से बारिश हो रही है। आपको बता दें, लगातार बारिश होने के बाद तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वही बात जोशीमठ की कर रहे हैं, जहां पर 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और लगातार आपको बता दें, लगातार बारिश होने के बाद तमाम लोग भारी दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं। जल जमाव हो चुका है। अलकनंदा ऋषिगंगा का जलस्तर भी बढ़ चुका है, जिसके बाद वहां रह रहे तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने के चलते अलकनंदा नदी, धौली, गंगा सहित क्षेत्र के सभी नदियां नाले उफान पर हैं। ऋषिगंगा घाटी रैनी में मूसलाधार बारिश से मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरी छोर से भी भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। इसके चलते बॉर्डर से सटे 1.5 दर्जन गांव का संपर्क पिछले 6 दिनों से जोशीमठ मुख्यालय से कटा हुआ है। लगातार 48 घंटों से भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जोशीमठ से, जहां लगातार 48 घंटों से बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।